नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पार्लियामेंट्रीज कमेटी, जिसको हिंदी में हम लोग संसदीय समितियां कहते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये संसदीय समितियों का क्या कार्य है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि जो संसदीय समितियों का कार्य पूछ लिया जाता है कि ये संसदीय समितियां, इनका कार्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसमें लोकसभा से कितने होते हैं या राज्यसभा से कितने होते हैं। तो इस तरह के कार्य होते हैं। कभी कभी इसके अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है कि इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप देखते हैं अभी आपकी संसद अभी समाप्त हुई है, विशेष सत्र आपका चला है। तो जब भी ये संसद आपकी शुरुआत होती है या संसद जब चलता है तो अक्सर आप सुनते होंगे इन कमेटियों के नाम आपको आप न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर में सुनने को मिल जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि अभी आपने सुना होगा राहुल गांधी को संसद से संसद की सदस्यता उनकी कुछ दिनों के लिए हटा दी गई थी। तो ये क्यों हटा दी गई थी, ये किस कमेटी का कार्य है? कौन सी कमेटी ऐसा करती है कि वो रिपोर्ट देती है जिसके आधार पर किसी संसद सदस्य को कुछ दिनों तक निलंबित कर लिया जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा एक आम आदमी पार्टी के लीडर थे, तो उनको भी इसी तरह की समस्या झेलनी पड़ी। तो ये जितनी भी कमेटियां हैं, सारी ये जो कमेटियां हैं, ये इनका अलग अलग कार्य है। अब इनका कार्य क्या है, संसदीय कमेटियों का इतिहास क्या है, सब विषय पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये संसदीय जो कमेटियां हैं या जो संसदीय समितियां हैं, इनका कॉन्सेप्ट, इनका विचार हम लोगों के पास आया कैसे। तो ये संसदीय समितियों का जो कॉन्सेप्ट है 1919 याद रखेंगे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम लिख देते हैं एक्ट, अधिनियम। संसदीय समितियों का विचार या कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में कब आया? जब भारत में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन थी, उस समय एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था, जिसको कब आया था? 1919 में, जिसको किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संसद के कार्यों को पूरा करने के लिए, संसदीय कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए संसदीय समितियों का एक विचार आया था कि संसदीय समितियां होनी चाहिए जो संसदीय कार्रवाइयों को पूरा कर सके। तो उस समय आया, जब ये 1919 में ये एक्ट आया, तो इस एक्ट के बाद इसको लागू कब किया गया भारत में? क्वेश्चन यही पूछ देता है कि संसदीय कमेटियों को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब से लागू किया गया। तो भारत में लागू कब हुआ? ये 1921 में। 1921 में ये संसदीय समितियों का जो कॉन्सेप्ट था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूछे कि अगर ये विचार आया कब, तो 1919 बताएंगे। आपका एक्ट हमने बता दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कब से लागू हुआ, तो आप कब बताएंगे? 1921। ये दो चीजें ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपको बताना है। तो ये तो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में था संसदीय कमेटियों के विषय में। अब हुआ क्या, जब देश स्वतंत्र हो गया तो ये संसदीय कमेटियों का या जो संसदीय जो समितियां हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनकी जो धारणा थी, इनकी जो वर्किंग सिस्टम थे, इसको भारत के संविधान बनाने वालों ने, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने इसमें अपने देश के लिए कुछ सुधार करके कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया जो अपने देश के लिए उपयोगी था, हमारी संसदीय इतिहास के लिए जरूरी था। तो उसमें कुछ चीज़ों को हटा करके, संशोधन करके भारतीय संविधान में भी इसको शामिल कर लिया गया और संसद की कार्रवाइयों को चलाने के लिए जितनी भी कमेटियों की ज़रूरत थी वो सभी कमेटियां हम लोगों ने
शामिल कर लिया इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत। तो इन्हीं संसदीय समितियों के विषय में पढ़ना है, इसकी क्या उपयोगिता है, संसद की कार्रवाई में इनका कार्य क्या है, इसी के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। पहले आप जान लें, संसदीय जो समितियां होती हैं दो तरह की होती है। एक आपकी स्थायी मतलब फिक्स होती है, और दूसरी क्या होती है, अस्थायी, ये मतलब आपकी टेम्पररी होती है। अब दोनों का अर्थ क्या है वो आप जान लें। देखिए, जो फिक्स होती है वो क्या होती है, हमेशा ही इनको कोई ना कोई कार्य रहता है, अनवरत ये अपना कोई ना कोई कार्य करती रहती है, और इन्हीं के विषय में पढ़ना है। आज ये जो आपका चैप्टर है, यहाँ से जो ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो फिक्स कमेटियों के विषय में ही पढ़ना है, क्योंकि संविधान के विषय में इन्हीं के विषय में दिया गया है, यही संसद में काम करती हैं, यही संसदीय कार्रवाइयों को सही ढंग से चलाती हैं। तो पढ़ना तो हम लोगों को इसी के विषय में। अब ये क्या है, इनका काम हमेशा रहता है। पहले तो इनकी विशेषता ये है, अनवरत ये चलती रहती हैं, संविधान में इन्हीं के विषय में लिखा गया है। अस्थायी कमेटियां क्या होती हैं, ये टेम्पररी बेस पर होती है। ये क्या होती है, कुछ समय के लिए बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए, कोई ऐसी संसद में कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी क्या करानी, इंक्वायरी करानी है, जांच करानी है। तो वो जैसे ही वो जांच पूरी होगी, जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी संसद को, तो उस कमेटी का काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और वो कमेटी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिस मैटर पर एडवाइज लेना है। मान लीजिए किसी ऐसे सेक्टर के साथ, खास करके आप जानते हैं जो राज्यसभा है हमारे देश का, जो उच्च सदन है, उच्च सदन में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के विशेषज्ञ लोग जाते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो वो क्या है, अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हैं, तो किसी ऐसे मैटर पर उनसे राय ली जाती है, उनसे एडवाइज ली जाती है। तो एडवाइज लेने के लिए क्या होती है, कुछ लोगों की कमेटियां बना दी जाती है। तो जैसे ही वो कमेटी अपनी एडवाइस देती है, वो कमेटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वो क्या होती है, अस्थायी कमेटियां होती है। अस्थायी कमेटियों के विषय में संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है। ये क्या होती है, कुछ समय के लिए बनाई जाती है और अपना काम पूरा करने के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है। पढ़ना हम लोगों को किसके विषय में है, अस्थायी कमेटियों के विषय में ही। तो हम लोग अस्थायी कमेटियों में पढ़ते क्रम से कौन कौन सी अस्थायी कमेटियां हैं और इनका वर्क कार्य क्या है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सभी के विषय में हम लोगों को जानना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति। पहली आपकी कौन सी है, लोक लेखा समिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दोनों चीजें याद रखेंगे, कभी कभी हिंदी का इंग्लिश में ही दे देता है, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। शॉर्ट में आपको ऐसे PAC बोल सकते हैं, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब सभी जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आपको आंसर हम धीरे धीरे बता रहे हैं, उसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो टोटल मेंबर क्या बताएंगे, 22। इसमें ये टोटल आपके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 22। दूसरा क्वेश्चन, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपका है, लोकसभा के कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है। अब राज्यसभा के कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है। एक आपको याद क्या करना है, केवल एक याद करना है। अब हम तो टीचर है, हमको बताना ही पड़ेगा दोनों चीज। आपको क्या याद करना है, एक ही याद करना है, 22। उसके बाद कोई याद कर ले, या तो राज्यसभा का याद कर ले या आप लोकसभा के याद कर ले। राज्यसभा के याद करेंगे तो आप 7 याद करेंगे, तो लोकसभा का अपने आप आपको पता चल जाएगा कि 15 होते हैं। ठीक है। तो एक ही याद करना है कोई। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये जो कमेटी होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। तीसरा क्वेश्चन, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष आप जान लें
यहीं पर अध्यक्ष की हम बात करेंगे, आगे आपको अध्यक्ष की बात नहीं होगी, क्योंकि जो कमेटियां होती हैं उसका खुद ही उस सदन का अध्यक्ष होता है। यहां पे एक परंपरा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही, संविधान में नहीं लिखा है। परंपरा ये चली आई है कि जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का लीडर होता है। जो अपोजिट पार्टी का जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, वही उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये परंपरा है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो इस तरह की व्यवस्था चली आ रही है। तीसरा क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति को किसकी ट्विंस कहा जाता है, ट्विंस सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहन। लोक लेखा समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है? तो याद रखेंगे प्राक्कलन कमेटी, इसके विषय में अगला आपको इसी के विषय में बताएंगे। प्राक्कलन कमेटी, प्राक्कलन कमेटी, प्राक्कलन कमेटी की ट्विंस सिस्टर कही जाती कौन? लोक लेखा समिति। अब क्यों कही जाती है, दोनों को आप समझ लें। देखिए अभी इसके विषय में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा और चीजें इसमें बताना है वो आप जान लें, ठीक है। पहली चीज तो क्या है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये एक क्या होती है, फाइनेंशियल कमेटी होती है, वित्तीय कमेटी होती है। दूसरा जो ये प्राक्कलन कमेटी है वो भी क्या होती है, ये भी फाइनेंशियल आपकी कमेटी होती है। दोनों का काम फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है और एक जैसा है। अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का वर्क तो एक ही है, दोनों का कार्य एक ही है, लेकिन दोनों का कार्य क्या होता है, फाइनेंस से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन कमेटी की ट्विंस सिस्टर कहा गया है, जुड़वा बहन कहा गया। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बताएंगे प्राक्कलन कमेटी की कहा जाता है, ठीक है। अब कार्य क्या है, अब हम लोग सीधे आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पर, लोकसभा लोक लेखा समिति के। इसका वर्क पूछता है कि इसका काम क्या है, ठीक है। तो ये पहले तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और सीधे कार्य ही आपको ऊपर लिख देगा, ऊपर वर्क लिख देगा, पूछेगा कि इसकी संसद में किस कमेटी का ये कार्य है, ठीक है। तो इसका कार्य आपको बताना होता है। इसका कार्य समझ ले। अब इसके पहले तो आप जान लें कि इसका फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो सरकार के जितने भी खर्चे एक्सपेंडिचर होते हैं, सरकार के एक वर्ष में जितने भी खर्चे हैं, उन खर्चों को क्या करती है, लेखा जोखा बना। देखिए क्या करता है, लेखा शब्द से ही क्या है, ये अकाउंट बना, जो अकाउंट है उस अकाउंट की देख रेख करने का काम क्या कौन करता है, ये लोक लेखा समिति का। सरकार के जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों का क्या करती है, लेखा करती है, उसको अकाउंट को बनाती है, ठीक है। दूसरा इसका कार्य क्या है, सीएजी का नाम सुना होगा। सीएजी का पूरा नाम क्या है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक। ये एक बड़ा पद होता है भारत सरकार के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत। तो कैग भी अपनी रिपोर्ट देता है, कैग रिपोर्ट देता है किसको, संसद को देता है। तो कैग की जो रिपोर्ट देता है, कैग किस पर रिपोर्ट देता है, सरकार की जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं उस पर रिपोर्ट देता है। तो कैग की रिपोर्ट की जांच करना, ठीक है, इसकी जांच करना किसका काम है, इस लोक लेखा समिति का काम है, ठीक है। भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक मीन्स कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल क्या है, कोई पर्सन है ना, एक संस्था है। अब इसका संसद से तो कुछ लेना देना नहीं है। संसद में क्या है, देश की जनता ने चुने हुए सदस्यों को भेजा है, तो इनका ये अधिकारी है। अब अधिकारी कोई चीज रिपोर्ट देता है तो उसकी जांच कौन करेगी, लोक लेखा समिति करेगी। कौन करेंगे, 22 सदस्य करेंगे, है ना। तो 2 कार्य याद रखना है, सरकार के एक वर्ष के टोटल एक्सपेंडिचर जो जितने खर्चे हैं उसका लेखा बनाना, कैग की जो रिपोर्ट है उसकी भी जांच करना। कैग की जो रिपोर्ट जाती है सदन में उसकी जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है, कैग की रिपोर्ट संसद में कौन जांच करता है, इसकी इंक्वायरी कौन करता है, आपको लगाना है लोक लेखा समिति।
सारे क्वेश्चन का हमने जवाब दिया। इस पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, न इसके अतिरिक्त दिया है। ठीक है, तो इसको आपको दूसरी कमेटी के विषय में हम लोग बात करते हैं। दूसरा हमने कहा प्राक्कलन कमेटी, दूसरी कमेटी है प्राक्कलन कमेटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी के नाम से जानते हैं। तो इसका उसी तरह सारी चीज़ें हम लोगों को जानना है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है उसी तरह से यहाँ भी जानना है। ठीक है, पहली चीज़, इसमें टोटल मेंबर, पहले टोटल मेंबर, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा याद करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। ये इसमें जितने सदस्य होते हैं सब एक ही सदन से होते हैं, केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं सब आपके लोकसभा से होते हैं। ठीक है, कार्यकाल आपका 1 ही वर्ष का होता है। हमने आपको बताया था ये क्या है? लोक लेखा समिति की ये जुड़वा बहन है। ठीक है, ट्विन सिस्टर है। तो ठीक है, इसका भी कार्यकाल कितने का होगा? 1 वर्ष का ही होगा। ठीक है, हाँ, एक चीज आपको हमने बताया था, वहां पे जो ट्रेडिशन है, परंपरा है कि उसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी पार्टी के नेता है। कोई जरूरी नहीं है कि विपक्षी पार्टी का नेता ही हो वहां पर। यहाँ पे कोई परंपरा नहीं है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। ये किस पे निर्भर होता है? लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कमेटी है, यहाँ पर सतर्कता ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सरकार की सारी चीज़ों को गोपनीय ढंग से रखा जाता है, वरना जो है इसके भारी नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष के विषय में इसी तरह संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि आप अपने कार्यों को कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसका वर्क क्या है? अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसका काम क्या करती है प्राक्कलन कमेटी? इसका काम क्या है? तो इसका काम देखिए बहुत ही बारीकी से ये करती है। सरकार को जितने भी खर्चे होते हैं, इस खर्चों में कैसे इसमें कमी की जाए या कटौती की जाए, सरकार के खर्चों में कितना कटौती किया जाए कि सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को पूरा भी कर ले और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो कम भी हो जाए। ठीक है, तो जो भी सरकार के टोटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं सभी योजनाओं पर, उस योजनाओं पर कम से कम कितने खर्च हो सकते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो भी सदस्य शामिल होते हैं सभी लोग अपने एक्सपीरियंस का, अपने अनुभव का उपयोग करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन खर्चों के में क्या हो सके, कमी किया जा सके, जिससे सरकार को थोड़ा बचत भी हो जाए और जितने भी आपके सरकारी कार्य है वो पूरा हो जाए। तो इसका काम क्या है? सरकार के जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उसमें कटौती करने के लिए क्या करती है? एडवाइस देती है, ये सलाह देती है। तो ये इसका काम है प्राक्कलन कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी का काम। ठीक है, सारी चीज़ों को हमने बता दिया। टोटल मेंबर याद रखेंगे 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा के होते हैं। ये भी क्या है? फाइनेंशियल कमेटी है, ये भी आप वित्तीय कमेटी है। ठीक है, ये भी आपकी एक फाइनेंशियल कमेटी है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ ही इसका वर्क है। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं। तीसरी कमेटी कौन सी है और उसका कार्य क्या है? तीसरी जो आपकी कमेटी है वो है आपकी लोक उपक्रम कमेटी। लोक उपक्रम समिति या कमेटी, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, इसको कहते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग, इसी से आप समझ जा सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर की ये जितने भी कंपनियां हैं वो सभी कंपनियों के विषय में ये अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, इसके कार्य के विषय में हम लोग बात करेंगे। पहले आप जान लें इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं। टोटल मेंबर तो 25। ठीक है, अब इसमें आपको लोकसभा से
लोकसभा से कितने होते हैं? तो लोकसभा से आप बताएंगे 15, ठीक है। अब इसमें राज्यसभा से अपने आप कर लेंगे, राज्यसभा से कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। तो 25 सदस्यों में से ये आपके, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये जो कमेटी होती है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सरकार की जितनी भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी कंपनियां, जैसे सुना होगा आपने नाम HL, ठीक है, NTPC नाम सुना होगा, ठीक है। तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सभी सरकारी कंपनियों का और अर्ध सरकारी कंपनियां जो लिमिटेड कंपनियां हैं, इनका एक वर्ष का जितना भी लेखा जोखा होता है, मतलब ये कितना प्रोडक्शन की, कितना सेल की, कितना एक्सपोर्ट किया, कितने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए, ये सारा जो लेखा जोखा है वो लेखा जोखा बनाएगा कौन? लोक उपक्रम कमेटी। सभी सरकारी कंपनियों और अर्ध सरकारी कंपनियों के एक वर्ष के टोटल जो लेखा है, जो अकाउंट है, उस अकाउंट को संसद में प्रस्तुत करने का काम कौन करेगी? लोक उपक्रम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी करेगी, ठीक है। तो ये इसका कार्य होता है मेन रूप से, ठीक है। सदस्य हमने आपको बता दिया 25 होते हैं, लोकसभा के इसमें ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा के कम होते हैं, ठीक है। अब अगली कमेटी के विषय हम लोग बात करते हैं। अगली कमेटी है अनुसूचित जाति और जनजाति कमेटी। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं SC ST कमेटी, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति कमेटी, ये आपकी कमेटी, ठीक है। अब इसमें वही चीजें आपको जैसे उसमें पढ़ा है उसी तरह क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। टोटल मेंबर कितने होते हैं? इसमें 30 होते हैं, टोटल इसमें 30 होते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति आपकी कमेटी है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग होती है। अभी तक आपने पढ़ा कि जितनी भी कमेटियां थी वो कमेटी एक जगह से बनती थी और उसमें आपके सदस्य निर्धारित कर दिए जाते थे कि लोकसभा के इतने होंगे, राज्यसभा के इतने। इसमें क्या होगी, अब देखिए, लोकसभा में अलग बन सकती है, ठीक है, और राज्यसभा में अलग होगी, ठीक है, दोनों में अलग अलग बनेगी। वहां पे क्या था कि एक ही बन रही थी, एक ही में क्या था कि वो दोनों जगह आपके सदस्य अलग अलग हो जा रहे थे। इसमें क्या है, 2 कमेटियां बनेंगी, लोकसभा के लिए अलग बनेगी और राज्यसभा के लिए अलग बनेगी, ठीक है। तो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं, इतना ध्यान रखना है। हाँ, इसमें लोकसभा में जो मेंबर होते हैं 30 में से लोकसभा में जो कमेटी बनती है उसमें 20 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो बनती है, राज्यसभा में उसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन कमेटी एक नहीं होगी, दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या करना है? संसद के सामने रखना है, और उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसकी इंक्वायरी भी करना है। आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति एक आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है। संविधान में इनके विषय में दिया गया है कि ये एक जो आयोग है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए ये काम करेगी। अब इसका काम क्या है? अब उनके विषय में जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेंगी। दूसरा, उस रिपोर्ट की जांच भी करेंगे, अगर उसमें कमी है तो उसकी इंक्वायरी भी करेंगी, जांच भी करेंगी, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली जो कमेटी है। अगली कमेटी है कार्य मंत्रणा कमेटी। कार्य मंत्रणा कमेटी, इसको इंग्लिश में हम आपको बता देते हैं कि इस इंग्लिश में इसको एडवाइजरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी देखिए, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, कार्य मंत्रणा कमेटी भी एक नहीं होती है। ये भी क्या होती है? लोकसभा के लिए अलग होगी, राज्यसभा के लिए अलग होगी। अब देखिए, इसमें जब लोकसभा के लिए अलग होती है
लोकसभा में इसमें जब होती है तो लोकसभा में कितने सदस्य रखे जाते हैं? 15 रखे जाते हैं। कौन रखेगा 15 सदस्य? लोकसभा अध्यक्ष रखेंगे। राज्यसभा में बनाई जाएगी तो राज्यसभा में जब बनेगी तो इसमें टोटल मेंबर कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक है, तो राज्यसभा अध्यक्ष होंगे या राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, तो जो भी ये कमेटी बनेगी वो दोनों सदन में अलग अलग बनेगी। ठीक है, एक कमेटी नहीं होगी और उसमें सदस्य नहीं अलग अलग होंगे। लोकसभा की अलग बनेगी, राज्यसभा की अलग बनेगी। अब इनका काम क्या है? आप देखते हैं कि जब भी सदन की कार्रवाई चलती है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को एक निश्चित समय पर उसको खड़े कराते हैं कुछ बोलने के लिए या किसी विषय पर डिस्कस करने के लिए। वो व्यक्ति खड़ा होता है और उस विषय पर वो डिस्कस करता है। ठीक है, और कौन से विषय पर कब डिस्कस करना है वो उसी समय सदन की कार्रवाई में वो शामिल होता है। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन कार्य ये है कि सदन की कार्रवाई का शेड्यूल तैयार करना, शेड्यूल बनाती है। ठीक है, और उसी शेड्यूल के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति इसको क्या करते? उसी शेड्यूल के अनुसार सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? इसका काम ये है कि जो सदन की कार्रवाई चलती है उसमें लोकसभा की कार्रवाई का शेड्यूल बनाना, राज्यसभा की कार्रवाई का शेड्यूल बनाना, और उसी शेड्यूल के अनुसार ये क्या होती है? ये धीरे धीरे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो जिस पर हमने स्टार्टिंग में आपको बात किया था कि कौन सी कमेटी है जिस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर किसी संसद सदस्य की सदस्यता चली जाती है और क्यों चली जाती है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। हमने बात किया विशेषाधिकार समिति। जो देखिए इसमें क्या आता है, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या है, एक स्पेशल राइट आपको दिया गया है। ठीक है, तो विशेषाधिकार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम आपको बता देंगे। विशेषाधिकार कमेटी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रिविलेज कमेटी। ठीक है, प्रिविलेज याद रखेंगे। प्रिविलेज अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं, प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। अब प्रिविलेज कमेटी की जब रिपोर्ट आती है तो जिसके अगर मान लीजिए किसी ने गलती किया है उसके पक्ष में आ गई तब तो बच जाएगा, और उसके अपोजिट आई तो मामला खराब हो सकता है। ठीक है क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि संसद में कभी कभी किसी विषय पर डिस्कस होते होते आपस में संसद सदस्य लड़ जाते हैं। लड़ते हुए कभी कभी सबसे बेकार की परिस्थिति तब देखने को मिलती है जब हमारे और आपके चुने हुए सदस्य जाकर के वहां पर फाइटिंग करने लगते हैं। फाइटिंग कौन करता है? फाइटिंग अगर आम जनता करती हो तब तो चलो ठीक है, लेकिन जिनको आपने चुनकर प्रतिनिधि बनाया कि आप जाएं और संसद में अपने देश के कल्याणकारी कार्यों के लिए आप काम करें, कानून बनाएं, वो लोग जा करके संसद में मल्ल युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे, तो क्या होगा? तो ये एक बहुत शर्मनाक पोजीशन होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में जब भी ये इस तरह की घटना घटती है वह उस देश के लिए, उस सदन के लिए बहुत ही शर्मनाक पोजीशन होती है। क्यों? क्योंकि आपको देश की रक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको चुनकर भेजा गया है और आप वहां पे जा कर के फाइटिंग शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि इस तरह की चीजें आ जाती है जो संसदीय नियमों के अपोजिट होती है। इसी के लिए ये कमेटी बनाई गई है, प्रिविलेज कमेटी। कोई भी ऐसे संसद सदस्य चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, इस तरह की चीजें करते हुए अगर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध ये विशेषाधिकार जो कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी है, उसकी जांच करती है। अगर ये जांच में पता चल गया कि वास्तव में उस व्यक्ति ने किसी तरह की ऐसी संसदीय परंपरा या संसदीय नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है या उसको संसद से कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है, कुछ घंटों के लिए निलंबित किया जा सकता है। ये तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष पर निर्भर होता है। इस तरह की चीज़ें आपका काम करती है प्रिविलेज कमेटी। अक्सर आप न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे कि इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं और वहाँ पर संसद द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। तो ये सभी संसदीय कमेटियां हैं। इस पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको यही रखना है कि सारे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप याद ये करें कि इसमें टोटल मेंबर क्या होते हैं, उसमें लोकसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं। दूसरा, इसका कार्य क्या है। कार्य भी सीधे आपको क्वेश्चन में क्या दे देता है, कार्य दे देता है और पूछता है कि ये किस कमेटी का कार्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कमेटी जितनी थी उस सभी इम्पॉर्टेंट कमेटियों के विषय में हमने आपको बताया। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।